हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एफएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो और वीडियो के बारे में एक बार बताते जाइए। इफ यस देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। जल्दी से उनके साथ एक बार लिंक शेयर करते जाइए। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट माइनस फिक्स लाइबिलिटी, फिक्स एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट माइनस फिक्स लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी का मतलब क्या हो गया? कैपिटल। करेक्ट। ओनर्स इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। सो कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करेगा? जनरली फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। ये हमारा जेनरिक फॉर्मूला होता है, राइट? नाउ assets minus liability will be equal to capital, correct? अब आप देखो, fixed asset fixed liability, fixed asset current liability, current asset fixed liability, total asset total outside liability. Now ये जो liability है ये हमारा outside fund ही तो है, correct? inside fund तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, right? internal funds तो यहाँ पर already covered है. This is internal equity, right? And this is external fund, correct? So right answer here will be total asset minus total outside liability. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. Receipt and payment account is prepared by manufacturing concern, non-trading concern, trading concern, companies registered under Companies Act 1956. Receipt and payment account. Riddhika, very good. Receipt and payment कौन बनाता है? Now, so here for trading organization जो कि व्यापार करती है ना, बिजनेस करती हैं, प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ट्रेडिंग, राइट, इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट कुड बी मैन्युफैक्चरिंग, इट कुड बी अ सर्विस इंडस्ट्री, करेक्ट? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आप ट्रेडिंग एंड P&L बना रहे होगे, राइट? और अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होगे. फिर रिसीट एंड पेमेंट कौन बनाएगा? एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉन ट्रेडिंग, यानी कि विच इज वर्किंग ऑन नॉन प्रॉफिट बेसिस. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रिपेयर करती है, ठीक है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. In marginal costing, contribution is equal to sales minus fixed cost, sales minus variable cost, sales minus profit, या फिर sales minus variable cost minus fixed cost. क्या होगा राइट आंसर? Now, marginal costing में अगर हम बात करें तो sales minus variable cost will give us contribution. Contribution is basically a kind of saving that we are doing, right, in order to pay our fixed cost.
minus fixed cost will give us EBIT. That is earnings before interest and tax. तो ये हमें क्या देगा? earnings before interest and tax. So right answer will be sales minus variable cost. Next one. The funds available with the company after paying all claims including tax and dividend is called new profit, net operating profit, capital profit, retained earning. ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स भी पे कर दिया, डिविडेंड भी पे कर दिया, सब कुछ पे कर दिया, उसके बाद भी अगर कंपनी के पास फंड बचता है तो उसे हम क्या रेफर करते हैं? न्यू प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग. एनीथिंग दैट इज लेफ्ट राइट आफ्टर पेइंग द डिविडेंड ऑल्सो इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग्स. ये कंपनी की क्या है? सेविंग्स है. करेक्ट. ये कंपनी पैसा बचा के रख रही है. क्यों बचा के रख रही है? so that it can reinvest in the business. बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है. आपने बिजनेस में आपने सुना होगा कि कंपनीज बोनस शेयर लेकर आती हैं. तो वो बोनस शेयर में वो कहाँ से पैसा लेकर आती हैं? बोनस शेयर में वो शेयर होल्डर से तो पैसा चार्ज नहीं करती. वो ये पैसा कहाँ से लेकर आती हैं? वो ये पैसा लेकर आती है रिटेन अर्निंग से. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं हो सकता. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. करेक्ट. यहाँ पे तो हमने ब्याज वगैरह हो गए उसे माइनस ही नहीं करा है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता. वो बोल रहे हैं कि हमने टैक्स भी पे कर दिया, तो टैक्स जब आप पे करते हो तो नेट प्रॉफिट होता है राइट. अगर आपने सिर्फ टैक्स पे करा होता तो नेट प्रॉफिट होता. आपने डिविडेंड भी पे कर दिया, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा कंपनी बचा पा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स राइट. यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट को बचा के रख रही है सो दैट इट कैन यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट वन. Assertion number 1, accounting information refers to only events which are concerned with business firm. Reason, accounting information is presented in financial statement. Statement A is correct, but reason is wrong. Both assertion and the reason is correct. Assertion is wrong, but reason is correct. Both assertion and reason are wrong. क्या होगा राइट आंसर? नाउ assertion क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू ओनली इवेंट्स विच आर कंसर्न विद बिजनेस फर्म. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? जो कि बिजनेस इवेंट. अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? वही चीज है ना जो कि बिजनेस से जुड़ी हुई है राइट. विच आर कंसर्न विद बिजनेस. करेक्ट. ठीक है. देन रीजन क्या होगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो करेक्ट. तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ आर करेक्ट. असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? बी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन इवेंट्स के बारे में बात करती है जो कि बिजनेस से कंसर्न है. ठीक है. देन next one, when the debt turnover ratio is 4, what is the average collection period? अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 4, करेक्ट. एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज योर क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स. करेक्ट. ये होता है. और ये आपको बोल रहे हैं कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो आपको हमने दिया हुआ है 4. एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? और यहाँ पे ऑप्शन आपको मंथ्स में दिए हुए हैं. ठीक है. टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 महीने का एवरेज कलेक्शन पीरियड है. करेक्ट. वेरी गुड रितिका. एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है? 3 मंथ्स का. आई कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. Consider the following items: debentures, prepaid rent, interest accrued, bank overdraft. Which of them are current liabilities?
इनमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है? विच अमंग द फॉलोइंग आर करंट लाइबिलिटीज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट, ओनली फोर्थ, सेकंड, थर्ड। अच्छा, और ध्यान रखिएगा लाइबिलिटी नहीं, करंट लाइबिलिटी। Now, debentures are long-term liability. Prepaid rent is current asset. Interest accrued again is asset. Bank overdraft is liability, current liability. तो right answer क्या होगा? Option number B. Then, income and expenditure account of non-profit organization is real account, nominal account, personal account, representative personal account. तो क्या होगा? सी दे टॉक अबाउट ऑल योर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, इट विल बी अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट विच इज इजीली अंडरस्टूड बाय अ कॉमन मैन, टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, टू हार्मोनाइज विद द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। What is the main objective of accounting standard? See, accounting standard लाने का reason क्या था? I'm sorry. चाहे accounting standards हो या फिर international accounting standards हो, that is IFRS, तो इनको लाने का एक reason यही था to unite और to actually harmonize the diversified practice we are following. जो हम अलग अलग तरीके की practice follow कर रहे हैं उनको हटाकर हम एक common practice लेकर आए जिससे understanding बेहतर हो, reliability बेहतर हो, comparability बेहतर हो, चीजें universal बन पाए, right? So the reason is to harmonize the diversified accounting practice. Last question, which of the following statements are correct? Inventory includes your raw material, finished goods and work in progress. Inventory is a part of working capital. Inventory includes goods likely to be purchased. First, second and third, second and third, first and third, first and second. Which among the following will be right? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो पहला वाला तो सही है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? रॉ मटेरियल भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, तीनों का हो सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी करेक्ट है। लेकिन इट इंक्लूड्स गुड्स दैट वी आर प्लानिंग टू परचेज, ये तो नहीं हो सकता, राइट? आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। जो गुड्स हम परचेज करने का सोच रहे हैं, अभी तक हम लाए नहीं है बट मुझे ऐड कर देती हूँ कि मैं तो लेकर आऊंगी, डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? So we have to be very realistic while we are doing accounting. Hi everyone, welcome to Officer Atta 24/7. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. Welcome to this special session जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं most important questions of the AFM, right? तो हम AFM के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। सेशन को क्रिस्प रखेंगे बिकॉज आपके एग्जाम्स हैं एंड INIFS का एग्जाम जो है वो सबसे पहले RBWM एंड INIFS का पेपर है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं आपको ऑफिसर अड्डा 24/7 पे JIB और CIB के लिए मेंटोर करती हूँ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट below and select the correct option. In a leverage lease, the lessor retains ownership of the asset but borrows many of the funds needed to purchase it, with the lease asset and lease payment serving as a collateral for the loan. A domestic lease involves all parties being domiciled in the same country. If any party is not domiciled in the same country, the arrangement is an international lease. A cancelable lease allows the lessor to terminate the lease at any time without conditions. Then, in a wet lease, the lessor is responsible for the operation, insurance and maintenance of the equipment, whereas in a dry lease, these responsibilities falls to the lessee. Sale and leaseback transaction is often used to unlock the value of asset involved, selling an asset and then leasing it back, which effectively changes the ownership but not the possession. Only statement 1, 2 are correct. Only statement 2, 3 and 5 are correct.
Only statement 1, 2, 4 and 5 are correct. All the statements are correct. इनमें से क्या होगा राइट आंसर? नाउ सी, यहां पे आपको दिया है एट एनी टाइम विदाउट ओके, सो यहां पे दिया हुआ है अ कैंसिलेबल, आई होप नाउ यू कैन रीड द लाइन्स. अ कैंसिलेबल लीज इज वन that can be cancelled at any point of time without any condition, like without conditions. No. अगर हम कैंसिलेबल लीज की बात करें तो दिस कैन बी कैंसल्ड एज पर द टर्म्स विच आर कंटेन्ड इन द अग्रीमेंट. राइट, यहाँ पे आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बेसिस पे कैंसिल की जाती है. विदाउट एनी बोल दिया तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हेन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन आउट ऑफ द बॉक्स हो गया. अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो ऑप्शन ए और तो ऑप्शन सी. अब ये बोल रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. राइट, सो इसका मतलब थर्ड गलत है और फिफ्थ को भी हमें पढ़ना पड़ेगा. सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन ऑफन यूज्ड टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ एसेट इन्वॉल्व्स selling an asset and then leasing it back, which effectively changes the ownership but not the possession, which is correct. तो right answer यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, that is first, second, fourth and fifth are correct. ठीक है. अब क्योंकि इतनी सारी लाइंस होती हैं, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, बट ऐसा नहीं होता. देन which entities are eligible to issue commercial paper in India according to the guidelines? Number 1, only financial institution and non-banking financial companies with a minimum net worth of 50 crore. या फिर this question is related with commercial paper, ऊपर दिया हुआ है. ठीक है. Then companies, NBFCs, all India financial institution which have or any other entity specifically permitted by the RBI provide their fund-based facilities are classified as standard asset at the time of issue. All corporate entities, irrespective of their credit rating or net worth, companies including NBFC, AIFIs, that is All India Financial Institution, Cooperative Society, Unions, Limited Liability Partnership, and any other entity permitted by the RBI with a minimum net worth of 100 crore and fund-based facilities classified as standard. सो आरबीआई ने यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो डिसाइड करी है वो क्या है? दिस कुड बी कंपनीज विच इंक्लूड्स एनबीएफसीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियंस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऑल ऑफ देम और एनी अदर एंटिटी विच इज परमिटेड बाय आरबीआई जिसकी नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ हो और उसका जो अकाउंट है फंड बेस्ड फैसिलिटीज, जो क्रेडिट फैसिलिटीज उसने बैंक से अवेल की है, दैट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट. राइट, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी. देन according to section 7 of the CGST Act 2017, how are lease transaction treated under GST? What are the rates applicable? Number 1, lease transactions are not covered under the definition of supply and are not taxable. GST rates vary for financial lease and operating lease with different rates applicable to each. Lease are included in the definition of supply and are taxable, with GST rates on the lease of industrial plot provided by state government entities being nil. All lease transactions are taxed at standard rate irrespective of the type of lease or the goods and services involved. Now, section 7 जो है GST Act का, राइट, वो एक्सप्रेस करता है सप्लाई के बारे में एंड लीज इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. करेक्ट, वो स्कोप एंड मीनिंग के अंतर्गत कवर होती है एंड हेंस इट इज टैक्सेबल. और जो रेट्स है दैट इज अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड चीज इन्वॉल्व है, राइट, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल देर विल बी निल रेट ऑन लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स विच इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग्स, राइट, या फिर एग्रो मशीनरी या फिर वेकेंट लैंड. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. लीज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड हेंस दे आर टैक्सेबल. जीएसटी रेट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट बेस उसमें निल होंगे. नेक्स्ट वन, हाउ इज द प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंड? The prices of a future contract is determined
on the current market demand and supply condition for the asset. Future pricing is calculated as the spot price of the underlying asset plus any associated financing, storing, insuring and transporting costs minus any income earned from the asset. The future price is set by the exchange and does not vary until the contract expires. Pricing of future contract depends only on the historical price of the underlying asset without considering any conditional cost or income. क्या होगा right answer? How is the price of a future contract determined? How is the price of a future contract? Now, future is basically part of derivatives. Correct? Futures जो है वो किसका पार्ट है? Derivatives का पार्ट है. Right? तो इसमें अगर हम futures की बात करें तो फ्यूचर का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? It is calculated as the spot price of the underlying asset plus any associated financing, storing, insuring and transporting costs. That is option number B. Next one. According to RBI guidelines for working capital, credit limits for MSME, how MSEs, how are the credit limits determined? Option number 1, the credit limit are based solely on the company, right, and net profit for the previous financial year. Credit limits are computed based on a minimum of 20% of the MSE's estimated annual turnover with a cap of 5 crore. The working capital sorry, I'm so sorry. The working capital is assessed as 25% of the MSME annual turnover, entirely financed by the bank without any contribution from the enterprise. Bank provides a standard credit limit of 5 crore to all MSEs regardless of their annual turnover. क्या होगा right answer? Now, when I talk about the guidelines of working capital, right, with respect to MSME, तो ये जो आपको यहाँ पे बोला है, it is based on the turnover method, and this turnover method says that किसी मतलब जो MSME है उस केस में 20% of the annual turnover, right, will be your working capital need, out of which आपको जो मार्जिन है वो खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट. सो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद होगा, और एमएसएमई के केस में स्पेसिफिकली कितना है? 20% है. अदरवाइज जो लिमिट होती है वो क्या होती है? 20% है, और अदरवाइज इट इज 25%. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. बट यहाँ पे कंडीशन है दैट द क्रेडिट लिमिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी 5 करोड़. देन गिवन द स्पॉट एक्सचेंज रेट फॉर यूरो to USD as 1.280 and the forward margin for 1 month is itna, what is the forward rate for buying 1 euro 1 month from now? You are required to calculate exchange rate, right? Given the spot exchange rate आपको दिया है, आपको forward rate निकालना है. अब आपको spot rate क्या दिया हुआ है? देखो 1.218 1.2190 ये रेट दिया हुआ है, करेक्ट. और आगे का मार्जिन क्या है? 35 से 32 रिड्यूस हो रहा है, तो डिस्काउंट होगा तो हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो रेट हमारा कितना आ जाएगा? $1.2158. So we can identify our answer. It will be अच्छा, what is the forward rate for buying 1 euro? Now buying rate is always less than the selling rate, so answer will be option number A. ठीक है, next one. Which of the following meets the definition requirement of internal rate of return? Cost of capital of a project, discount rate at which NPV is 0, discount rate at which NPV is positive, discount rate at which NPV is negative. क्या होगा right answer? सो IRR इज बेसिकली द रेट जिसपे हमारी NPV क्या होती है? NPV इज 0, है ना. एंड इट शुड बी ऑलवेज, इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट, इट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वन.
X Limited purchased the machinery from Y Limited. The consideration for the same is paid by issue of 4,000 debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. The amount of machinery purchased is 40,000, 3,36,000, 3,60,000, 4 lakh, none of these. तो एक्स लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी है वाई लिमिटेड से. कंसिडरेशन इज 4,000 डिबेंचर्स एट अ प्राइस ऑफ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. करेक्ट. तो डिस्काउंट ऑफ 10% कितना हो गया? 90 हुआ तो कितना हो गया? 3,60,000. करेक्ट. देन अ ट्रेडिंग फर्म्स एवरेज इन्वेंट्री इज ₹20,000 cost if the inventory turnover ratio is 8 times and the firm is selling goods at a gross profit of 20% on sale, ascertain the gross profit of the firm. क्या होगा राइट आंसर? नाउ एक फर्म का एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 20,000. करेक्ट. एंड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स. ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है फर्म्स गुड्स को एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल. यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता चल गया कितना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 1,60,000 और प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल है. करेक्ट. यानी कि अगर सेल हमारी अगर मैं बोलूं सेल मेरी 100 रुपए की है, राइट, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20. यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो गई? 80. यानी ये 80% है. हमें क्या निकालना है? 20%. राइट. हमें तो 20 निकालना है ना. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? 40. ठीक है. नेक्स्ट वन. Bill is drawn on 20th January 2013 for 2 months. After sight date of acceptance is 29 January 2013. The maturity date of the bill will be 20th March, 1st April, 23rd March, 29th March. एक बिल ड्रॉ करा गया है 20th January for 2 months. 20 जनवरी को 2 महीने के लिए. तो जब भी महीना आ गया, मंथ आ गया ना, मंथ में द बेस्ट पार्ट इज यू कैन क्विकली कैलकुलेट इट. आपको डेट वाइज नहीं चलना. तो जनवरी है तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च. करेक्ट. नाउ फरवरी मार्च कितना हो गया? बट इंपॉर्टेंट इज कि एक्सेप्टेंस कब हुआ है? 29. सो 29 से 2 मंथ आप लगा लो, कितना हो जाएगा? 29th मार्च. करेक्ट. एंड द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी, it will be 1st April. So 29th March plus 3 days of grace. हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7. दिस साइड CRT. और कैसा लग रहा है आप लोग को? बता दीजिए. अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन दूर नहीं है. अब बहुत क्रूशियल टाइम हमारा आ चुका है. क्या आप लोग को डर तो नहीं लग रहा? लगना चाहिए पर, है ना. जिनको नहीं लग रहा है, या तो आप पूरा 100% पढ़ चुके हैं, और जिनको नहीं लग रहा है उनका सेकेंड कंडीशन हो चुका है, उन्हें पढ़ाई नहीं करी है, और वो उनको लग रहा है कि वो एक रात पहले पढ़ के निकलने वाले हैं. तो बता दीजिए आप इसमें से कौन से वाले हैं जिनको डर लग रहा है और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपको ऐसे रिवील नहीं करना है ना, मत करिए, बट ये बता दीजिएगा कि कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई. हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हमारा ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम जो थोड़े क्वेश्चन है फॉरेक्स के भी देखेंगे, क्योंकि फॉरेक्स के क्वेश्चन आई थिंक हमने अभी तक टच नहीं किया था. बहुत रेयरली हम उसे टच करते हैं, बट आज कोशिश रहेगी कि हम फॉरेक्स में थोड़ा बहुत उनको भी टच कर ले कि कैसे वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए, जैसे आप लोग को मोटिवेशन मिल रहा है. कोई आंसर्स करेक्ट आते हैं तो चलिए चालू करें फिर सेशन. चालू कर दे, ये सेशन चालू कर दे क्या? बट अरे एक और बात,
सब रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आंसर्स आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मुझे लगेगा आपके सबके आंसर सही आ रहे हैं, बट अगर आप आंसर देंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो मुझे समझ आएगा अच्छा इनको ये गलती है, तो मैं आपका यहीं पर डाउट क्लियर कर लूंगी, ठीक है। और एक और बात, छोटी सी बात है जो फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों को अगर कोई टॉपिक हार्ड लगता है ना, आप मुझे जरूर बताइएगा, हम उस पर भी सेशन ले लेंगे। चलिए चालू करें आज का पहला क्वेश्चन। क्या आप लोग तैयार हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए? बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए? हाय, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। शुरू कर रहे हैं फिर आज के सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे, एज पर द कमर्शियल लीजेस विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्राई लीज। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब ऑप्शंस भी आप पढ़ेंगे। टाइम लीजिए और पढ़िए क्योंकि आपकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। करेक्ट, बताइए। मैं साइड हो गई हूँ, आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। बता दीजिए जल्दी से। पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए, पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप एक एक वर्ड पढ़ रहे होंगे। चलिए जल्दी से स्पीड बढ़ाइए और बताइए आंसर। बताइए आंसर, बताइए। चलिए आंसर दीजिए, मुझे आंसर बताइए। देखिए आंसर आपको ही देना है, आंसर आपको ही देना है। थोड़ा सा मैं, चलिए मॉड्यूल बता देती हूँ। ये मॉड्यूल सी से है, और एक और थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये आपकी मॉड्यूल सी से इक्विपमेंट से है, इक्विपमेंट लीजेस से है। चलिए आंसर बताइए। आंसर्स भी आने शुरू हो गए। फर्स्ट आंसर आया है ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑप्शन आया है आंसर सी। क्या आप लोग भी आंसर सी के साथ हैं, या फिर आपको लग रहा है नहीं ऑप्शन हमारा कुछ और होगा? ठीक है, एक और ऑप्शन आ गया, दैट इज डी। क्या कोई इसके अलावा कोई आंसर बताना चाह रहा है कि नहीं ये नहीं वो होगा? सी या डी के अलावा किसी को कोई ऑप्शन लग रहा है तो प्लीज मुझसे शेयर करिए, या फिर मुझे लगेगा आप इन्हीं 2 आंसर्स में कहीं कहीं फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं आला हमारा आंसर। क्या पूछा जा रहा है कि कमर्शियल लीजेस के बारे में। करेक्ट, कमर्शियल लीजेस के बारे में यहाँ पे हमने कई टाइप की लीजेस देखी है, और क्वेश्चन में पूछा गया है ड्राई लीज के बारे में। ड्राई लीज क्या होती है? चलिए, अगर आपको ड्राई लीज एकदम से नहीं समझ आ रहा है तो एक बार हम ऑप्शंस पढ़ लेते कि अगर ऑप्शन से हमें कोई अदर कमर्शियल लीजेस समझ आ रही है तो उसे हटा देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला ऑप्शन है द लेसर बोरोज मनी टू परचेज एन एसेट एंड देन लीज दैट एसेट टू दी लेसी। बताइए, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी लीज के बारे में बात करी गई है? बताइए, ये वाले पॉइंट में कौन सी लीज के बारे में बात करी गई है? क्या आप ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये कौन से लीज के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे? क्योंकि ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हमें आंसर ही नहीं पता तो एटलीस्ट हम ये फाइंड आउट कर ले कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए बताइए, ये कौन से लीज के बारे में बात किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में कौन से लीज के बारे में बात करी गई है? आपको याद है, जब यहाँ पे हमारे लीजेस में क्या होता है, एक यहाँ पे लेसर होता है, एक यहाँ लेसी होती है। ठीक है, यहाँ पे जनरली इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता रहता है, मशीनरी दिया, लीज पेमेंट्स आए, बट लेसर को मशीन खरीदने के भी पैसे चाहिए, तो यहाँ पे वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है और बोलते हैं मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये वाला जब सिचुएशन आता है तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है। बिल्कुल, जो ये वाला ऑप्शन है ये है हमारा लेवरेज। करेक्ट, लेवरेज। इसके पहले ही हमने एक चैप्टर देखा था, मैंने आपको बोला था थोड़ा लिंक करके चलिए। लेवरेज वाला सिचुएशन जहां पे हम उधारी ज्यादा मांग के लाते हैं, आई होप आप वो लिंक कर पाते हैं तो आपको जल्दी से क्लिक होगा कि ये सिचुएशन है जहाँ पे हम उधारी मांग रहे हैं और ये हमारा लेवरेज होता है, ये हमारी लेवरेज लीज होता है। तो ये ड्राई लीज तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया। फिर सेकेंड है कि ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन लीज ट्रांजेक्शंस आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। बताइए, अगर सारी पार्टीज इंडिया की हैं, अगर सारी पार्टी लेसर लेसी हम सब इंडिया के हैं, तो ये कौन सी लीज है? ये कमर्शियल लीज में कौन सा पार्ट है? बताइए, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी को, ये भी हमारा कोई ना कोई लीज है।
ये भी कोई ना कोई हमारी लीज पे ही बात करी जाती है। ये कौन सी लीज के बारे में बात करी गई है सेकंड पॉइंट में? बहुत बढ़िया, अबाउट डोमेस्टिक। ठीक है, ये डोमेस्टिक है। और यहाँ पे अगर कोई एक पार्टी बाहर की हो जाती है तो उससे हम क्या कहते हैं? वो हो जाती है इंटरनेशनल लीज। तो मतलब ये भी आंसर इससे तो मैच नहीं हो रहा है। फिर द लेसर ऑपरेट्स द इक्विपमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंश्योरेंस मेंटेनेंस। अच्छा, आप इससे कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए बताइए, ये वाले ऑप्शन का आंसर बता दीजिए। हम दो लीज साथ में पढ़ते हैं, एक तो ड्राई और दूसरी वेट। तो ये वाली ड्राई या वेट की कौन सी लीज की कंडीशन बताया गया है यहाँ थर्ड पॉइंट में? आप किसके कारण कंफ्यूज हुए वो मैं समझ चुकी हूं अब, कि ऑप्शन सी में आपको लगा कि ये ड्राई लीज है। मेरे को समझ आ गया। बताइए, ये कंडीशन जब लेसर बोलेगा सब चीज मेरी जिम्मेदारी, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मेरी जिम्मेदारी, तो वो होती है हमारी व्हाट? ड्राई और वेट। ड्राई और वेट, बताइए जल्दी बता दीजिए, वो कंडीशन में हमारी ड्राई होती है या वेट होती है? बताइए आंसर, कौन सी लीज है ये वाली, ड्राई और वेट? बहुत बढ़िया, ये वाली कंडीशन थी हमारी वेट। ये वेट लीज है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ड्राई लीज के बारे में बात नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। इसका राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स द एडजस्टेड बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट? बताइए। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपको खुद पढ़ना है क्योंकि आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। क्वेश्चन मैं पढ़ लूंगी आपके लिए कि यहाँ पे आपको बताना है विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द एडजस्टेड बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट। कौन से ऐसे पॉइंट से हमारा जो बैंक वाला स्टेटमेंट है वो एडजस्ट होगा? यहाँ पे हमने स्पेशली आइडेंटिफाई किया था। ए है, बी है, सी है, डी है। टेल मी द आंसर। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों का बीआरएस से है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बीआरएस से, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स है। चलिए आंसर दीजिए। ये आपके मॉड्यूल ए से क्वेश्चन आया है यहाँ पे। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे कि आपको इसमें डाउट आ गया तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा यहाँ पे सी। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऊपर के दो हैं ये हमारे किस में जाएंगे? ये हमारे कैश बुक के एडजस्टमेंट में जाएंगे। मतलब इनकी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी आपके बैंक स्टेटमेंट में हो चुकी होगी। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि बैंक चार्जेस या फिर इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक 200, ये तुरंत कहाँ पे हो जाएगा? बैंक में। करेक्ट, बैंक के सॉफ्टवेयर ने तुरंत बिना किसी इंफॉर्मेशन के अगर करा भी होगा तो कई बार हम मिस कर देते हैं। तुरंत यहाँ पे क्या होगा, जो बैंक के सॉफ्टवेयर ने ये बैंक चार्जेस और इंश्योरेंस की पेमेंट को तुरंत कर दिया होगा। तो मतलब बैंक स्टेटमेंट में तो इनका काम हो चुका है। बस अभी कहाँ पे बचा होगा? फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट के हिसाब से कैश बुक में एडजस्टमेंट करना। करेक्ट। वहीं अगर सी पॉइंट देखते हैं, चेक्स इशूड फॉर 2300 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये कंडीशन में हमने चेक इशू किया तो हमने अपनी जो कैश बुक है उसमें तुरंत एंट्री कर दी है, बट हमारे बैंक का जो पासबुक है उसमें एंट्री होना बची है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी। आई होप आपने भी यही सोचा होगा। अगर ये तीनों नहीं होते तो आपके पास नन ऑप्शन तो था ही। वैसे आप सबके आंसर ही करेक्ट आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बैंक्स मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स नोन एज डैश अकाउंट्स विथ बैंक्स अब्रॉड। बताइए, सिंपल सा आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस ही आपके मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, मतलब इन्हीं के हेल्प से आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी आने वाले क्वेश्चन है। बट ये है कि आपका यहाँ पे ना बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और वो बेसिक्स के लिए हमने आप बहुत सारी चीजें भी शुरू कर दी है। तो आई होप यहाँ पे आपका आंसर आपको तुरंत आ गया होगा। टेल मी द आंसर।
आंसर्स भी आने लग गए हैं, बताइए कौन सा आंसर है। आई रिक्वेस्ट कि ये वाला आंसर तो एटलीस्ट आप सब लोग दीजिए। गलत देंगे कोई बात नहीं है, गलत देंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है। करेक्ट, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। बी इज योर राइट आंसर यहाँ पे। चलिए अब आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डायरेक्ट कोटेशंस अ बैंक बाइज फॉरेन करेंसी एट डैश प्राइस एंड सेल्स एट डैश प्राइस। बताइए, चल मी द आंसर। डायरेक्ट कोटेशन ये आपका मैं बता दूं, अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉरेन करेंसी आ चुकी है और यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोटेशन की बात करी जा रही है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों के लिए फॉरेक्स से। ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए फॉरेक्स से आया हुआ है, ठीक है। ये दो वर्ड से आपको हिंट मिल रही है कि यहाँ पे मतलब हमें कुछ ना कुछ फॉरेक्स की बात करी गई है। बताइए आंसर बताइए। अरे वाह, आंसर्स तो सबके आने ही लग गए। मुझे तो लगा कि यहाँ पे आपको मैं कंफ्यूज कर दूंगी, बट नो, अब आपके रिविजन्स बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो बैंक है वो बाय करती है फॉरेन करेंसी एट व्हाट, हाई और लो। चलिए इसके ये तो ऐसे ही आपको भटका देने के आंसर्स थे, तो बताइए पक्का लो में बाय करती है और हाई में आपको सेल करती है, ऐसा ही होता है। किसी को ए तो नहीं लग रहा कि हाई पे बाय करती है और लो पे सेल कर देती है, ऐसे कोई हमारे बीच में तो नहीं है ना। प्लीज अगर ऐसे है तो एक बार आप फॉरेक्स को अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। चलिए जल्दी से आप मुझे ये बताइए, अगर आपको कोटेशन ऐसा दिया हुआ है, आप इंडियन बैंक में गए और आपको कोटेशन ऐसा दिया हुआ है, तो ये वाला कोटेशन क्या है, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ये वाला कोटेशन आप इंडियन बैंक में गए और पूछा कि बताइए डॉलर का रेट क्या है, तो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, बताइए। ये कोटेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्या आप लोग कोटेशन फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं? चलिए आंसर बताइए इसका, क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बताइए बताइए, आंसर दीजिए आंसर दीजिए आंसर दीजिए। देखिए जिनको भी लग रहा है ये इनडायरेक्ट है ना, तो ये इनडायरेक्ट नहीं है। जब भी हम दूसरों की करेंसी को लेके अपना वैल्यू बताएं, ठीक है, दूसरे की करेंसी को लेके अपनी वैल्यू जब बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका है डायरेक्ट कोट। करेक्ट, जनरली हमें हर जगह डायरेक्ट कोट यही देखा जाता है। अगर यहाँ पे अपनी वैल्यू को देख के हम बताते, मतलब ₹1 = 1 डिवाइडेड बाय $78, ये है आपकी इनडायरेक्ट, ये है आपकी इनडायरेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा ये होती है आपकी इनडायरेक्ट। देखिए इस टाइम पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको नोट डाउन करके स्टिकी नोट बना के कहीं पे रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आसानी से मार्क्स दे सकते हैं। प्लीज है ना, ऐसे क्वेश्चंस पे मार्क्स अपन को लूज नहीं करना है, ठीक है। ये सिचुएशन में आपका होगा इनडायरेक्ट, ये सिचुएशन में होगी आपकी डायरेक्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए, इन अ स्पॉट कोटेशन, यहाँ पे हमें $1 का रेट दिया हुआ है और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। करेक्ट आंसर यहां से बताइए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। पढ़ना आपको ही है, मैं नहीं पढ़ूंगी, नीचे जो ऑप्शंस दिए, वरना आपको जल्दी से आंसर समझ आएगा। स्पीड बढ़ाइए पढ़ने की, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है। बताइए क्या राइट ऑप्शन है यहाँ पे, क्या राइट ऑप्शन है? यहाँ पे हमें स्पॉट कोटेशन मतलब आज के दिन का कोटेशन दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे, मतलब दिया एक और 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है 500 और 110। राइट आंसर क्या है यहाँ पे बताइए। प्रीमियम नहीं लिखेंगे आप, आंसर बताएंगे मुझे, पूरा आंसर बताएंगे। सी है, ऑप्शंस बता दीजिए ना, ऑप्शंस बता दीजिए, ऑप्शंस बताइए, ऑप्शंस बताइए।
यहाँ पे विच इज द राइट ऑप्शन, बताइए। दो आंसर आए, और कोई जिनको लग रहा है नहीं मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है? चलिए, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो अभी ऑप्शन सी आ रहा है, करेक्ट। और अगर हम देख भी ले यहाँ पे कि 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है 500/510, 500/510, तो ये हमको दिख रहा है कि ये हमारा प्रीमियम पे है, क्योंकि ये कैसा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, करेक्ट। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड डॉलर का है इज दैट प्रीमियम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन होती 480 और 470 तो क्या होता? अगर ऐसा गिवन होता तो क्या होता? ये वाली सिचुएशन में अगर मैं बोलती ये है आपका 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट, तो ये क्या है बताइए? ये वाली सिचुएशन आपकी क्या है? ये वाली सिचुएशन क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये सिचुएशन अगर आती है, मतलब यहाँ पे अगर आपको ये नहीं दिया है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अब जो फॉरवर्ड है वो किस पे है? बहुत बढ़िया, अगर ऐसा दिया है तो ये है आपकी डिस्काउंट पे, करेक्ट। अब चलिए मुझे नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए कि अगर आपको यहाँ पे जैसे ये स्पॉट पे रेट दिया, अगर ऐसे ही एक आपको यहाँ पे डॉलर का रेट दिया हुआ है, मान लीजिए ₹72 और यहाँ पे दिया है 74, तो ये वाली जो साइड है इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो 72 है ये आस्क है कि बिड है? ये आस्क है कि बिड है? बताइए, ये आस्क है कि बिड है? 72 के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ, 72 बिड रेट है कि आस्क रेट है? 72 आपकी बिड रेट है कि आस्क रेट है? जल्दी से बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दीजिए। 72 आपकी आस्क रेट है या बिड रेट है? देखिए ये वाला पॉइंट अलग है ना, ये ऊपर का आपने सही बताया, सबने डिस्काउंट का बताया है, ये बिड है या आस्क है? 72 इज योर बिड और आस्क? चलिए आंसर दीजिए। देखिए दोनों फ्लक्चुएट आंसर आ चुके हैं। अब आप लोग बताइए ये बिड रेट है कि आस्क रेट है? बताइए बताइए बताइए। सोच लीजिए क्या है आंसर, सोचिए ये बिड है कि आस्क है? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो मतलब आपको फॉरेक्स में ना थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सिली क्वेश्चन है जहाँ पे हम थोड़ी सी भी गलती कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वाला जो रेट है ये होती है हमारी बिड रेट, करेक्ट। और जो 74 है ये है हमारी व्हाट, आस्क रेट, है ना। ये हमारी बिड रेट है और 74 इज अवर आस्क रेट। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What's the value to you of 1,000 face value bond with an 8% coupon rate when your required rate of return is 15.01%? राइट आंसर आपको यहाँ से चूज करना है, बताइए। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये ना आप लोग के बेसिकली थ्योरम पे बने हुए हैं। जो एक थ्योरम का पूरा पेज हम पढ़ते हैं ना, ये पूरे उस पे बने हुए हैं। अगर आप बार बार यहाँ पे क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे थ्योरम पे ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखिए अब एक और पॉइंट आपको यहाँ मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करें, हमको तो याद ही नहीं आ रहा थ्योरम, तो अब क्या करें? सबसे सिंपल शॉर्ट टाइम होता है कि आप जल्दी से, मान लीजिए यहाँ पे 2 साल का आप डिस्काउंट करके देख लीजिए, 1 और 2। आपको ये समझ नहीं आया, आपको थ्योरम भी नहीं स्ट्राइक हो रहा है कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कोई नहीं आपको, बट डिस्काउंट करते तो आता है ना, डिस्काउंट करते तो आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फेस वैल्यू दी है और आप अपने मन से मान लीजिए कि आपके पास 2 साल के लिए बॉन्ड आया है,
तो बॉन्ड अगर 2 साल के लिए आया है तो हर साल आपको ये 1000 पे कूपन रेट मिलेगा 80 का, और दूसरे साल पे हम इसकी मैच्योरिटी मान लेते हैं, दैट इज 1000। अब बताइए इसको आज के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू करके 0 ईयर पे इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए, अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आते हैं तो जल्दी से आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि बॉन्ड आपको 2 साल के लिए दिया हुआ है। अब करके बताइए क्या होगा। अगर आपको ये भी लगता है ना अरे ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो एक काम करिए, आप ना 1 ही साल लेके इसको डिस्काउंट करके बता दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो हम छोड़ देंगे, मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए, और छोड़ने की गलती भी मत करिएगा, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको ऐसे पॉइंट देके जाएगा और 2 मार्क्स का आ गया ना, बैठे बैठे हमारे मार्क्स हैं। मान लीजिए इसकी लाइफ है 2 नहीं लेते, 1 साल ले लेते हैं, 1 साल बाद आपको 80 भी मिलेगा और 1000 भी मिलेगा। बस एक बार ही तो डिस्काउंट करना है, एक बार ही तो डिस्काउंट करना है, प्लीज सारे लोग इसको ट्राई करिए। क्या होगा फिर इसका आंसर? एक बार ही डिस्काउंट करना है। यहां पे आपको ये पूछा गया है कि जो हमारा वैल्यू निकलेगा, जो वैल्यू निकल के आएगी जब हम डिस्काउंट करके वैल्यू लेके आएंगे यहाँ पे, तो वो वैल्यू ये 1000 से ज्यादा होगी कि कम होगी। सोच समझ के आंसर दीजिए। इट्स सो सिंपल, हमने डिस्काउंटिंग करना देखा ना, आई होप आपको डिस्काउंटिंग करना आ रहा होगा। 1 ये हम करते हैं, ऐसे ही हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, करेक्ट, ये हम फॉर्मूला लेके चलते हैं। एक बार ही तो डिस्काउंट करना है। आपने तुक्का मारा है क्या सबने, या कैलकुलेट कर रहे हैं? डिस्काउंटिंग करने में इतना टाइम लग रहा है आपको 1 साल का, क्या आप लोग भूल चुके हैं? क्या आपको याद ही नहीं आ रहा डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं? या कैलकुलेटर लेके भाग गए आप सब लोग? मैंने आपको बोला था एएफएम करने बैठते हैं आपको कैलकुलेटर लेके बैठना है। चलिए देखिए क्या करना है एक बार, अगर आपका आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो आंसर अभी देखते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना था, अगर हम मान लेते हैं हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट हमें ये पता है कि डिस्काउंटिंग हम ऐसे करते, तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें 1 साल का ये लाइफ का बॉन्ड मिला है, तो ये 80 किस पे निकलेगा? कूपन रेट पे। 1000 का 8% करेंगे तो कितना आएगा? 80, और 1 साल पे हम बोल देंगे इसकी मैच्योरिटी है, रिडम्पशन वैल्यू है, दैट इज 1000, करेक्ट। अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे और क्या करेंगे, देखिए 1080 इन दोनों का टोटल है। इसको डिस्काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग हम कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाय 1.1501, बिकॉज ये हमको यहाँ पे रेट दिया हुआ है। डिस्काउंटिंग इसी से करेंगे। अब अगर मैं एक बार दबाऊं तो कितनी वैल्यू आ रही है? ध्यान से बताइए कितनी वैल्यू आ रही है? आप लोग को दिख रही है कितनी वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है? यहाँ पे तो मेरी वैल्यू 939 आ रही है, आप लोग की कितनी आ रही है? और यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड तो ये मेरी निकल रही है, और यहाँ पे फेस वैल्यू जो दी हुई है वो तो 1000 दिया हुआ है। बताइए, तो इसका मतलब क्या? हमारी फेस वैल्यू बड़ी है, पर जो वैल्यू निकल के आई है वो फेस वैल्यू से ज्यादा है कि कम है? ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ये सिचुएशन को हम बोलेंगे कि फेस वैल्यू जो ये है इससे हमारी वैल्यू कम आई है कि ज्यादा आई है? लेस है कि मोर है? आप सबने मोर बोला, मतलब आपका कहना है कि फेस वैल्यू हमारी 1000 है, और जब आप ये डिस्काउंट करके वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है मान लीजिए 1050, तब हम बोलते हैं आपका ऑप्शन ए होता, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो मोर देन इट्स फेस वैल्यू है, करेक्ट। बट यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू से कम है आपकी वैल्यू, दैट इज ऑप्शन होगा हमारा बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी। देखिए थोड़ा सा हमें ना एक्टिव रहना पड़ेगा, क्या लिखा है कैसे लिखा है, सिंपल सा आंसर था,
कितना देर लगा, 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। बस आपको ये डिस्काउंटिंग याद करना था, ये डिस्काउंटिंग, और अगर आपको थ्योरम याद है तो आप तो देख के आंसर बता सकते थे, करेक्ट। चलिए, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ क्या करना था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर जीएसटी विच इज नॉट द इश्यूज एंड इम्पैक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू बैंक्स, बताइए आंसर, बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जीएसटी की बात करी जा रही कि अंडर जीएसटी विच इज नॉट द इश्यूज एंड इम्पैक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू बैंक्स, आंसर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, अपनी स्पीड आपको खुद बढ़ानी है ना, पढ़ के आपको खुद बढ़ानी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। आई वांट कि आप लोग की स्पीड बढ़े। स्पीड कब बढ़ेगी? जब आप लोग खुद से ये पूरे क्वेश्चंस फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है। बताइए क्या आंसर है। ये फिर से 2-3 आंसर्स आ रहे हैं, आपको कोई और आंसर देने तो बताइए। ए बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई अदर लग रहा है इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, ध्यान से बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बीच में भूल गए कि क्या पूछा था, तो आप ना थोड़ा अपना जो भी नोट पैड होगा वहां पे लिख लिया करिए। इश्यूज के बारे में बात करिए, पर वो इशू नहीं है, नॉट एन इशू, नो इशू करके ऐसा लिख सकते हैं, जो इनके इनिशियल वर्ड्स हैं, करेक्ट, नो इशू करके, ताकि आपको वापस से ना बार बार क्वेश्चन पढ़ने नहीं भागना पड़े। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है नॉट द इश्यूज एंड इम्पैक्ट। अगर आप फर्स्ट वाला देखते हैं कि अंडर जीएसटी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट वेयर दे ऑपरेट, तो पहले क्या था, पहले ऐसा थोड़ी ना था कि हर एक जो हमारा स्टेट वाइज जो ब्रांचेस है, जो बैंक है, वो अलग अलग जाके रजिस्ट्रेशन लेते थे। नहीं, पहले वो क्या करते थे, पहले वो एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन ले लेते थे। बट आफ्टर कमिंग ऑफ जीएसटी हर एक स्टेट में सबको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, तो ये तो हमारी दिक्कत है, या तो हमारी दिक्कत है, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं है। अब बात करते हैं बी की। बर्डन ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हैज आल्सो इंक्रीज सब्सटेंशियली इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस। अब क्या हुआ है, पहले जब चीजें सेंट्रलाइज थी तो बस एक जो हमारा मेन सेंट्रल बैंक था, मतलब जो भी एक हेड ऑफिस था, बस वो सारे कंप्लायंसेस करके पे कर देते थे, तो हर एक स्टेट के बैंक्स को दिक्कत नहीं आती थी। बट जब से जीएसटी आया है तो हर एक स्टेट के बैंक्स को रजिस्ट्रेशन भी लेना है और वही हर महीने जीएसटी की कंप्लायंसेस भी करनी है। तो क्या हुआ, इशू आ गया ना, दिक्कत आ गई, तो बी तो आपका फिर से आंसर नहीं है। अब clearing up and dealing with the differences of opinion provided by the different educating authority becomes difficult। अब फिर क्या हुआ, अब हर एक स्टेट में जीएसटी के बहुत सारे ऐसे वो बनने लग गए, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो बहुत सारे लोग बैठने लग गए। अब 5 लोग बैठेंगे, 5 राय देंगे, तो फिर से हमारे एक इशू, छोटा सा इशू था, उसकी कहानी पे कहानी बन जाएगी, फिर से ये इशू है। बट जब बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, हमारे जीएसटी के आने से जो डबल टैक्सेशन होता था, टैक्स पे टैक्स लगता था, तो ये हमारे जीएसटी के आने से खत्म हो गया है। जो ये आखिरी पॉइंट है, ये है आपके जीएसटी के आने का फायदा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे आपका डी, करेक्ट, ये है आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर करना था। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ये आपके जो मॉड्यूल डी में जीएसटी है उससे ये टॉपिक निकला था, जो हम आखिरी में पढ़ते हैं, इश्यूज एंड इम्पैक्ट, वहां से ये क्वेश्चन आया था। चलिए, तो आई होप अब आप लोग को समझ आ गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आप लोग अपना ये जो हमने प्लान किया था यूट्यूब में, क्या आप लोग वो दे रहे हैं, जो ब्राउज़र सीरीज हम लोग डेली अपलोड कर रहे हैं, क्या आप लोग उसके आंसर्स दे रहे हैं कि नहीं? चलिए बता दीजिए आप लोग वो आंसर्स दे रहे हैं कि नहीं। और आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा। और आपको पता है कि अब आपके एग्जाम्स में ज्यादा दिन तो दूर
नहीं है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे रिवीजन बैचेस भी चालू हो चुके हैं। तो आई होप आपने इनरोल कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया है तो आप यहाँ पे आके इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज अभी चल रहा है यहाँ पे 80% का ऑफ। ठीक है, इतनी आपने मेहनत करी है, इतनी मेहनत हमने भी आपके लिए करी है ना, तो आखिरी में आप लोग हार मत मानिएगा, आखिरी में हार मत मानिएगा। जितना हो सके उतनी आप लोग बार बार रिविजन को चांस दीजिए, उतना आप रिवाइज करने की कोशिश करिए। स्पेशली जब आप लोगों के लिए ऐसे बैचेस आते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। करेक्ट, जैसे आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बट याद रखिएगा यहाँ पे कोड हमें यूज करना पड़ता है। एक मिनट, यहाँ पे कोड लगाना पड़ेगा Y895। तो जो अभी आप पे आपको 2000 वैल्यू दिख रही है ना, ये 2000 की वैल्यू आपकी गिर जाएगी, हो जाएगा 1800 की वैल्यू। ठीक है, याद रखिए। आंसर्स तो मिल रहे हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका तो बता दिया मैंने रिवीजन बैचेस। देखिए, जिनको भी लग रहा है कि हम आंसर्स अपलोड नहीं कर रहे तो 1 मिनट आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। आंसर्स जो है ना उसके 1-2 दिन में अपलोड होते हैं। ठीक है, अब तुरंत अपलोड करूंगी ना तो आप लोग क्या करेंगे, वो तुरंत आप आंसर्स देख के मैच करेंगे, अपना ऑडिट करने बैठ जाएंगे कि हाँ आपको सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप ना थोड़ा भी उसमें ये नहीं लगाएंगे कि नहीं आंसर गलत हो गया तो हम क्या करें, थोड़ी भी अपना मेहनत नहीं करेंगे या वो टॉपिक आप पढ़ के नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपके जो आंसर्स है वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये ब्रावो सीरीज आज या कल अपलोड हुई है तो इसके आंसर्स तो अभी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट अगर मैं पीछे आती हूँ ना, इसके पहले जो आपके ब्रावो सीरीज है, तो यहाँ पे भी अभी इसको भी हमने कल ही अपलोड किया था, 24-23 है, तो ये आंसर्स अभी नहीं मिलेंगे आपको। मैंने अपलोड कर दिया है ब्रावो सीरीज 22 तक। यहाँ पे जो सिया आरती पाठक के नाम से ये आंसर आ रहे हैं ना, वो मैं ही पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, यही आंसर्स आपके करेक्ट है। अभी जो लास्ट की हमारी 2 ब्रावो सीरीज है ना, उसका आंसर मैंने अपलोड नहीं किया। ठीक है, 2-3 ब्रावो सीरीज होती है तो साथ में मैं अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग को ये लगे कि टॉपिक कहाँ से था, आप लोग एटलीस्ट बुक खोल के उसको रिवाइज करेंगे। ये जो आईडी है ना सिया आरती पाठक, ये मेरी आईडी और इसी से मैं आप लोगों के लिए आंसर्स अपलोड कर रही हूँ। इसके पहले सारी ब्रावो सीरीज के आंसर्स अपलोडेड है। ठीक है, इसके पहले के सारे ब्रावो सीरीज के आंसर्स अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। डे 22 के पहले जितने भी आंसर्स है मैंने सारे अपलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, और एक और बात, जो आपका अपकमिंग संडे है, जो आपका अपकमिंग संडे है वहां पे फिर से हम लोग रैपिड फायर करने वाले हैं। आई होप आपने लास्ट सेशन जब हमने किया था तो आपने वहां पे पार्टिसिपेट किया होगा। तो आप सबके मैसेजेस तो मुझे आए कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल था, तो यही इस संडे भी हम करने वाले हैं। अगर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये संडे हम लोग अपना मॉड्यूल स्पेसिफिक करने वाले हैं। ये संडे आप ट्राई कर रहे हैं कि मॉड्यूल स्पेसिफिक हो जाए, ताकि मज़ा आ जाए, फटाफट कैसे हमारे आंसर आने चाहिए करके। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा। बहुत सारे आंसर्स आपके गलत हुए होंगे, अब आपको समझ आ गया कि ये आंसर्स गलत हैं या सही क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ ये सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा इफ़ यू थिंक कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है। और ऐसे ही आप लोगों के लिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो भी आता है, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो ये सेशन मैं एंड कर रही हूँ। आई होप किसी को और कोई डाउट नहीं होगा। फिर मिलेंगे, और इन केस आपको कोई भी सेशन में डाउट आ जाता है कि ये हमें नहीं समझ आया, तो आप मुझसे कमेंट्स में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट ऐसे सेशन आते जाए आपको सबसे पहले पिंग मिल जाए। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।